Good evening, everyone, and welcome back to the course on control systems. Everybody, we are live. We are back in the lecture number 4. That is your block diagram reduction. ठीक है, तो यार ये पहला ऐसा टॉपिक होने वाला है ना कंट्रोल सिस्टम का, जो कि आपका जहां से न्यूमेरिकल गेट के अंदर पूछा जाता है. ठीक है, जिसका एक्चुअली गेट के अंदर वेटेज है, या फिर आप यहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके एग्जाम के अंदर जा सकते हो. बट इससे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की तरफ बढ़ूं. हमारे 3 क्वेश्चन रह गए थे पिछले सेशन में, पहले वो करेंगे, फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कवर करेंगे. उम्मीद करता हूं कि भाई अभी तक 3 लेक्चर्स में आप लोग एंजॉय कर रहे हो कंट्रोल सिस्टम को, और आप लोगों को मजा आ रहा है. आपको क्लास के ड्यूरेशन का पता भी नहीं लग रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं. बाकी आप लोग जानते होंगे बेटर कि हाउ यू गाइस आर फीलिंग अबाउट दिस कोर्स. चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं. इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन HS इक्वल टू S minus 2 by S plus 3. कैलकुलेट आउटपुट YT. इनिशियल कंडीशन दिया है. ठीक है, ठीक, ये X of T जो है ना, आप एक काम करो, 1 दे रखा है, चलो ठीक है, 1 का भी 1 by S ले लेंगे, कोई बात नहीं. अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, देखो ये मेरे बच्चों इनिशियल कंडीशन है. ठीक है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफर फंक्शन. अभी समझिएगा, ये इनिशियल कंडीशन ट्रांसफर फंक्शन में तो यूज नहीं हो सकती. करेक्ट, यही तो ट्रांसफर फंक्शन की लिमिटेशन है. तो मैं क्या करता हूं, H ऑफ S को मैं लिखता हूं Y ऑफ S अपॉन X ऑफ S, विच इज S माइनस 2 डिवाइडेड बाय S प्लस 3. तो S Y ऑफ S प्लस 3Y ऑफ S SX of S माइनस 2SX ऑफ S. अब आप इनवर्स लैप्लास ले लीजिए भाई. ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गए. अब आप बेटा इनिशियल कंडीशन का यूज कर सकते हो. अब जब आप दोबारे लैप्लास लोगे तो टेक इनिशियल कंडीशन इनटू अकाउंट. जब तक आप ट्रांसफर फंक्शन में थे, आप वहां पे तो इनिशियल कंडीशन ले नहीं सकते थे. तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स considering initial condition, considering initial condition. ठीक है, इनिशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए. अब यहां पे क्या होगा भाई, SYS माइनस Y0 प्लस 3YS SXS माइनस X0 माइनस 2XS. 0 प्लस कह दो. ठीक है, अब यहां पे मेरे बच्चों, यहां पे S माइनस 3 अपॉन S प्लस 2, क्या कह रहे हो, S माइनस 2 बाय S प्लस 3 है ना, है भाई पीके. नहीं बेटा, इसका ये मतलब है जब ट्रांसफर फंक्शन में हो तब आप इनिशियल कंडीशन नहीं ले सकते, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाओ तब ले सकते हो राहुल. ठीक है, तब आप ले सकते हो. अब यहां से आप ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल सकते वापस से, आप वापस से ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल सकते यहां. ठीक है, अब ये देखो भाई, Y ऑफ S के साथ क्या आ रहा है, S प्लस 3. Y0 कितना दे रखा है, 1. Y0 दे रखा है 1 भाई, ये दे रखा है, इज इक्वल टू एक्सेस. देखना, और X0 के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो 0. X0 इज 0 सिंस नॉट गिवन. अगर इनिशियल कंडीशन ना दे तो उसको 0 मान सकते हो. इनिशियल कंडीशन उसी को देनी पड़ेगी, आप लोग नहीं निकाल सकते हो.
इनिशियल कंडीशन नहीं दिया तो 0 मान लेना। अब आपका x ऑफ t क्योंकि 1 दे रखा है, आपको क्या पता है इसका यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है 1/s। तो y ऑफ s देखो 1 प्लस s माइनस 2/s, एलसीएम ले लो 2s माइनस 1/s। अब यहां पे तो आप जानते हो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना, करेक्ट। कल ही मैंने आपको सिखाया ना पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना। s को 0 डालो जरा, ऊपर आएगा -2 और नीचे आएगा 3। s को -3 डालो, -4/-3। ठीक है। अब y ऑफ t कितना आ गया, -2/3 प्लस 4/3, -3 डाला था ना तो -4 -8/3 एक्चुअली। ये देखो ये आ गया, 0 डाला तो -2/3, 2s -2 बना ना, सही आ रहा है। क्योंकि यार 0 पे 1 आना चाहिए था, 1 काहे नहीं आ रहा है ये हम सोच रहे हैं। 0 पे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, 0 डाल रहा हूं तो -2/3 प्लस 8/3 यानी कि 6/3 2 आ रही है। 0 पे 1 आनी चाहिए थी, यहाँ पे 1 गया तो 2s -2, 2 टाइम्स s -1/s, 2 टाइम्स s -1/s, s प्लस 3, s को 0 डाला तो -2/3, s को -3 डाला तो -4 और ये हो गया -8, 8/3। यही आ रहा है यार, चेक करना एक बार, यही बन रहा है ना। आप लोग बताओ भाई, यही बन रहा है? मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। एट t इक्वल टू 0 माइनस ut, हाँ 0 होता है, ठीक है। यही आ रहा है ना भाई, एक बार आंसर बताओ, सही है। चलो ठीक है, अगला अब आप लोग ये ट्राई करो बेटा, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली दे रखी है। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डायरेक्टली दे रखी है। हाँ, x ऑफ s 1 क्यों बोल रहा है, x ऑफ t दिया तो है, ये जाने दो, या फिर रुको हम अपने स्टाइल से हटाते हैं इसको। करो जरा, इनिशियल कंडीशन y की भी दे दी, y डैश की नहीं दी ना इसने, आप y डैश की भी मान लो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ना, तो इनिशियल कंडीशन में y भी चाहिए और y डैश भी चाहिए, ठीक है। y और y डैश दोनों चाहिए ना इनिशियल कंडीशन। चलो बनाओ इसको। चलो भाई, फिर अगला टॉपिक बहुत मजेदार है, अगर ये जल्दी जल्दी बनाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन चेक करूं? अच्छा ये प्लस, हाँ यहां पे +3y आएगा, ये बीच में प्लस आएगा, हाँ +3y आएगा। हाँ कर सकते हो अनिमेश भाई, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दिया तब भी, लेकिन लैपलास तो इसका लेना ही पड़ेगा ना, इक्वेशन का, इक्वेशन का लैपलास तो लेना ही पड़ेगा। विशाल भाई नहीं, यूटी की वैल्यू 0 पे हाफ नहीं लेनी है आपको, x ऑफ t जो है ना 0 प्लस पे देखा, 0 माइनस पे देखा जाता है, 0 माइनस पे 0 ही होती है वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर लो ना, यहाँ पे आप 0 माइनस कर लो, कंफ्यूजन ही नहीं होगी। 0 पे नहीं देखते, 0 माइनस पे देखते हैं, इसीलिए 0 माइनस की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। लगा तो दिया भाई मुनेंद्र, बीच में प्लस लगा तो दिया। तुम लोग क्या आंखें बंद कर लेते होगे जो सवाल लगाने लगते हो?
आया? देखो भाई यहां पे क्या बोलेंगे, टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे क्या होगा भाई, एस स्क्वायर वाई एस, इनिशियल कंडीशंस तो 0 है, 4s वाई एस प्लस 3y(s) इक्वल टू 2s प्लस 4x ऑफ s। अब यहां पे y(s) के साथ क्या जुड़ गया, इनिशियल कंडीशन कोई भी नहीं है ना, इसीलिए मैंने y0 और y'0 दिखाया नहीं। अब यहां पे x ऑफ s कितना हो जाएगा बेटा, ये जो डेटा गिवन है इसके हिसाब से 1/s प्लस 2। तो जब आप 1/s प्लस 2 डालोगे ना तो ये कट जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है ना, 1/s प्लस 2 डालोगे कट जाएगा। अब मेरे भाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, -1 का आएगा 1 और -3 का आएगा -1। तो यहां से y ऑफ t बन गया e की पावर -t माइनस e की पावर -3t ut। ठीक है, ut क्लियर है? चल अगला ये करो भाई, if the input and output of a system is related by the following differentiation, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। निकालना जरा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्जन करो यार, चलो फटाफट। माइनस आएगा ना अहमद भाई, बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। प्रकाश भाई तुम्हारे में बीच में प्लस आ रहा है, माइनस आना चाहिए। क्या बात है, ए इतना फास्ट, ये होनी चाहिए स्पीड सवाल सॉल्व करने की भाई, मजेदार। क्या लिखोगे, टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म लीजिए दोनों तरफ, तो क्या होगा एस स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशन की तो बात ही नहीं आती ना बेटा, जब ट्रांसफर फंक्शन करते हो इनिशियल कंडीशन की तो बात ही नहीं आती है। अब बताओ, ये ट्रांसफर फंक्शन पे कमांड आ गया भाई, बोलो। ये जो आज का हमारा पहला लेक्चर था इस पे अच्छे से कमांड आ गया। अब देखो जब आप इसे ब्रेक करोगे पोल्स और जीरोस में, तो एक पोल 0 कैंसिल हो जाएगा ना भाई, एक पोल 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो ही सकता है, वैसे तो ये भी सही है ए, बट ये 1/s प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/s प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो पहला वाला टॉपिक क्लियर है बहुत अच्छे से। इस टाइप के छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं गेट में भी, और खास करके आपके जेईई एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली देखने मिलेंगे, बहुत कॉमनली। चलो इसी बात पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। देखो क्या होता है बेटा, ब्लॉक डायग्राम जो होता है ना, हमें सिस्टम की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे? अब जैसे मान लो मैंने एक कार डिजाइन की, वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, ऑब्वियसली गाड़ी कहां से बनाऊंगा, बट फिर भी चलो मान लो, है ना, सर को सुपर हीरो मान लो कि सर ने एक गाड़ी डिजाइन कर डाली। ठीक है, कर डाली भाई। अब वो अगर मैं तुम्हें गाड़ी का ब्लॉक डायग्राम दिखाऊं कि गाड़ी में एक स्टीयरिंग है, गाड़ी में एक इंजन है, गाड़ी में एक एक्सेलरेटर है, एक फ्यूल टैंक है, कुछ भी ऐसे मान लो, ऐसे बहुत सारे डब्बे 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 बना दिए, और उनका इंटरकनेक्शन दिखा दिया कि भाई देखो एक्सेलरेटर का आउटपुट जो है इंजन में आएगा। ठीक है, एक्सेलरेटर का आउटपुट जो है इंजन में जा रहा है, फलाना का आउटपुट फ्यूल टैंक का आउटपुट इंजन के अंदर जा रहा है। तो आपको सिस्टम के कनेक्शन और सिस्टम की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, राइट? तो अगर हमें सिस्टम के इंटरकनेक्शन और सिस्टम की वर्किंग समझनी है तो ब्लॉक डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे टेल अस अबाउट द इंटरकनेक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं,
जब भी हम कभी सिस्टम की बात करते हैं तो ये कैसे बनाया जाता है? दिस कंटेन्स मल्टीपल subsystems connected together. कैसे बनाया जाता है? मल्टीपल सबसिस्टम्स कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, मल्टीपल सबसिस्टम बेटा ईवी में बस जो है ना डीसी मोटर ही ईवी है, बाकी का तो सारा मैकेनिकल आएगा कि नहीं आएगा? कि उसके ट्रांसमिशन की बात नहीं करोगे, कि उसके गियर की बात नहीं करोगे, कि उसके व्हील के रोटेशन की बात नहीं करोगे। गजब इंसान हो, पूरा ईवी इलेक्ट्रिकल वाला अकेले थोड़ी बनाता है। उसके एरोडायनेमिक्स, उसके मैकेनिकल पार्ट्स, वो सब कौन सोचेगा? तो यार मल्टीपल सबसिस्टम जब एक साथ जोड़ देते हैं तब आपका एक पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। तो यहां पे इसीलिए ब्लॉक डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम। और यहां पे क्या होता है बेटा? ब्लॉक डायग्राम के अंदर ईच ब्लॉक, ध्यान से सुन लीजिए, ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड, ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड by its transfer function, by its transfer function। ठीक है, हर ब्लॉक को उसके ट्रांसफर फंक्शन से आप रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो यार, ब्लॉक डायग्राम के अंदर ना अलग अलग एलिमेंट्स हमको देखने मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट को कैसे समझ सकते हो? जैसे गांव देहात में बिजली की चोरी नहीं होती, वायर जा रही होती है, उसमें एक वायर ऐसे लंगर डाल के अपनी वायर लगा लेंगे और वहां से करंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का टेक ऑफ पॉइंट है। जैसे मान लो ये वायर जा रही थी, ये सुकृत ने हमारे यहाँ पे लंगर डाल लिया और यहां से इसने करंट को खींच लिया, तो दैट इज हाउ द टेक ऑफ पॉइंट वर्क्स। लेकिन टेक ऑफ पॉइंट से होता क्या है? यहां पे जो सिग्नल जा रहा था, इसको एज अ वोल्टेज समझो। जब ये दो पॉइंट आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं तो दोनों पे सेम वोल्टेज होगा, यानी ये जो सिग्नल है ये एज इट इज आपका दूसरे ब्लॉक के अंदर भी जाएगा। ठीक है, ये दूसरे ब्लॉक के अंदर भी जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? whenever we want to provide same signal, whenever we want to provide same signal to multiple blocks at a time, we use takeoff point, to tap the signal and connect it to the input of a block, ठीक है, आप वहां पे सिग्नल को टैप करके जो है ना दूसरे ब्लॉक के अंदर भी भेज देते हो, इसको आप क्या कहते हो? टेक ऑफ पॉइंट। तो जब कभी बेटा टेक ऑफ पॉइंट लगा होता है ना, तो ये जो एक्स है ये बेसिकली आपका टेक ऑफ पॉइंट है। जब कभी आपका एक टेक ऑफ पॉइंट लगा होता है तब क्या होता है कि सेम सिग्नल आपका दोनों ब्लॉक में जा रहा होता है, यानी इसके अंदर भी क्या जा रहा होगा भाई? इसके अंदर भी जा रहा होगा आर ऑफ एस, इसके अंदर भी जा रहा होगा आर ऑफ एस। तो पहले वाले का आउटपुट क्या आ रहा होगा? C1S विल बी आर ऑफ एस इंटू G1 ऑफ एस, C2S विल बी आर ऑफ एस इंटू G2 ऑफ एस। ठीक है, इस टाइप से C1 C2 दो आउटपुट आ गए, दोनों ब्लॉक के अंदर इनपुट आपका आर ही है बट दोनों का आउटपुट अलग अलग है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, सेम सिग्नल विल गो इनटू ईच ऑफ द ब्लॉक। ये सब शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग कि यार मतलब ये तो आदत हो जाएगी ना कि अगर ये वायर यहां भी जा रही है तो इधर भी आर जा रहा होगा, इधर भी आर जा रहा होगा। इसको आप वोल्टेज की तरह इमेजिन करो
मैं लिख भी देता हूं, RS कैन बी thought of as a voltage which is same into each block due to shorting. ठीक है, शॉर्टिंग के कारण दोनों ब्लॉक में सेम वोल्टेज जा रही है। समझ गए? अगर भूल भी जाओ तो ध्यान रखना, सर ने बोला था सिग्नल को एज अ वोल्टेज मानना है, तो अगर कहीं पे शॉर्टिंग कर रखी है सेम वोल्टेज जाती है, इसीलिए RS है तो RS ही आगे भी जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है भाई समिंग पॉइंट। ठीक है, समिंग पॉइंट। अब समिंग पॉइंट में क्या होता है, ये होता है समिंग पॉइंट। ये क्या होता है, समर कह लो, समर माने गर्मी नहीं, जो सम करे, और समिंग पॉइंट कह लो, या फिर आप समिंग एलिमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। ये क्या करता है, मल्टीपल इनकमिंग सिग्नल को कन्वर्ज करता है। बेसिकली देखो, टेक ऑफ पॉइंट क्या कर रहा है, एक ही सिग्नल को दो भाग में बांट रहा है, इधर भी आर जा रहा है, इधर भी आर जा रहा है। ये बहुत सारे लोगों को साथ लाके एक लाइन पे भेज रहा है। ऐसे सोच लो, समर हो गया एक तरह से मल्टीप्लेक्सर, बहुत सारों को एक में कन्वर्ज कर दिया, वो क्या हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। ठीक है, नहीं, सिग्नल की स्ट्रेंथ थोड़ी ना कम हो गया। अभिषेक भाई, तुम्हारे घर में लाइट, पंखा, AC सब चलता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है, तो क्या वोल्टेज की स्ट्रेंथ कम हो जाती है? नहीं होती ना। सब में करंट डिवाइड होता है, लेकिन वोल्टेज नहीं, वोल्टेज सभी को 220 मिलती है। ठीक, अब यहां देखो, जैसे जैसे जिसके साथ जो साइन है वही साइन के साथ आप कंबाइन करेंगे। ठीक है, आप यहां पे क्या कह रहे हो कि समिंग एलिमेंट टेक्स द सम or the difference of multiple incoming signal, sum or the difference of multiple incoming signals। ठीक है, मल्टीपल इनकमिंग सिग्नल्स का सम या डिफरेंस लेगा। तो देखो, R और X के साथ प्लस है तो ऐड हो गए, और Y के साथ माइनस है तो Y आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो गया सोहम भाई? डाउट तुम्हारा बताओ। इसीलिए कहता हूं भैया, डाउट को तनिक देर पेट में रखा करें। ठीक है, पेट में उसे पकने दें, हम तड़का मार के उस डाउट को वैसे ही खत्म कर देंगे। डाउट की दवा तो हमारे पास है ही है, बट तुम कंटेंट आने से पहले ही डाउट लेके बैठ जाते हो कि अरे भैया हमको तो डाउट आ गया, अब हमारा तो सिर चकरा रहा है। थोड़ी देर सब्र करोगे तो तुम्हारे सिर चकराने की दवाई तो स्लाइड में ही है। चलो, अब कंसेक्यूटिव समिंग पॉइंट, अगर एक के बाद एक सम पे सम हम करते जाएं। जैसे देखो, यहां दो सिग्नल का सम किया R और X, क्या बन गया, R प्लस X। फिर यहां पे R X और इसमें से Y सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पे R था R प्लस X माइनस Y। तो आप सेम फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो कि तीन सिग्नल का सम करने की जगह आप दो सिग्नल को एट अ टाइम डील कर लें। ठीक है, ओपन लूप क्लोज लूप के टाइम आपने से कंपैरेटर कहा था, क्यों? अरे भाई, अगर दो का डिफरेंस ले रहे हो तो कंपैरिजन ही है ना, जो बड़ा होगा उसके अनुसार आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं यहां समिंग एलिमेंट क्यों कह रहा हूं, यहां ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम में जब आप क्लोज लूप सिस्टम बनाते हो तो आपको डिफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि आप कंपेयर करना चाहते हो कि भाई आपका जो आउटपुट है डिजायर्ड आउटपुट से कितना दूर है। अच्छा, ऐसे सोचो अतुल भाई, मान लो तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान कह लो कर ही रहे हो, जो पैसे लगाए हो तो तैयारी कर रहे हो भाई। अब तुम क्या करते हो, तुम अपने और टॉपर के मार्क्स का डिफरेंस लेते हो ये जानने के लिए कि यार मैं टॉप करने से कितना दूर, अगर मैं रैंक 1 लाना चाहता हूं तो मैं रैंक 1 से कितना दूर हूं, तो आप डिफरेंस लेते हो ना। तो डिफरेंस लेके आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो ना, कि एक तो वो जगह जहां आप जाना चाहते हो दैट इज रैंक 1, एक वो जो अभी आप हो दैट इज योर करंट आउटपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट और करंट आउटपुट का डिफरेंस लेते हैं। डिजायर्ड आउटपुट हमें कंट्रोल सिस्टम में कौन बताता है, हमारा रेफरेंस इनपुट जो आरटी होता है ना। आरटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट, और जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो सीटी होती है।
तो आरटी और सीटी का जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो वी आर कंपेयरिंग हाउ मच डेविएशन इज देयर बिटवीन द डिजायर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो वहां डिफरेंस ही लेते हैं, वहां ऐड करना ही नहीं है। समिंग एलिमेंट क्या हो गया, जनरलाइज हो गया, यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज कर सकते हो। समझ में आ गई बात। और यहां जरूरी थोड़ी है कि x एक फीडबैक सिग्नल है या y एक फीडबैक सिग्नल है। क्लोज लूप सिस्टम में आपको किसका डिफरेंस लेना होता है, रेफरेंस वाले इनपुट का और जो आउटपुट से घूम करके आ रहा है फीडबैक वाले सिग्नल का, इनका डिफरेंस लेते हो, उसे कंपैरेटर बोलते हो। यहां तो हो सकता है कोई भी रैंडम सिग्नल्स हैं दो। करेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ भाई, बताइए पॉइंट क्लियर हुआ। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर एसोसिएटिव। यहां पे जो कंसेक्यूटिव समिंग ब्लॉक दिखा रहे हैं ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको चमका रहा है। कैसे सर, देखो इसने क्या बोला, पहले आर और एक्स को कंबाइन कर लो, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस, और फिर आप बेटा माइनस कर दो वाई ऑफ एस। दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है कि पहले आप आर में से वाई सब्ट्रैक्ट कर लो और बाद में एक्स ऐड कर दो। ठीक है, यही तो वो कहना चाह रहा है। तो आप यहां पे ये भी समझ सकते हो, अगर आपके पास तीन सिग्नल का सम या डिफरेंस हो रहा है तो यू कैन ब्रेक इट इनटू टू समिंग एलिमेंट ऑफ टू सिग्नल ईच। तीन वाले समर को आपने दो से रिप्लेस कर दिया, जिससे आपका डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई दिखने लगेगा। करेक्ट, ये बात समझ में आई। वी हैव रिप्लेस्ड a three input summing element, by two summing elements of two inputs each। कई बार ना सिंप्लीफिकेशन के लिए करना पड़ता है बेटा। इस बेसिकली आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, कि मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा अगर ब्लॉक डायग्राम दे दूं तो आप उसे सिंप्लीफाई कर पाए। इनपुट माइनस फीडबैक करते हैं नजारी, लेकिन वो किस में करते हैं बेटा, वो करते हैं एक क्लोज लूप सिस्टम में। यहाँ पे आर, एक्स और वाई कोई भी रैंडम सिग्नल्स हो सकते हैं, इट माइट नॉट बी अ फीडबैक सिग्नल। ठीक है, अब कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन सीरीज, या फिर आप इसको कह सकते हो कास्केड। क्या कह सकते हो, कास्केड। कास्केड का मतलब क्या होता है भाई, कास्केड का मतलब होता है, ये मैंने टू पोर्ट नेटवर्क में भी पढ़ाया था, जो बच्चे मेरे से नेटवर्क पढ़े होंगे। आउटपुट ऑफ वन सिस्टम acts as input to the next system। output of one system acts as input to next system। ठीक है, एक सिस्टम का आउटपुट बेटा अगले के लिए इनपुट बनता है, दैट इज सेड टू बी कास्केड। अब यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे देखो बेसिक लगाते हैं ट्रांसफर फंक्शन का। किसी भी ब्लॉक का आउटपुट क्या होता है, ब्लॉक का आउटपुट होता है बेटा इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन। करेक्ट। ऐसे दूसरे ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा भाई, दैट इज अगेन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन आपको ये ZS की वैल्यू पता है ना, XS इंटू G1। ZS की वैल्यू पता है, XS इंटू G1 मल्टीप्लाइड बाय G2। ZS की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर मेरे भाई आप y ऑफ s अपॉन x ऑफ s निकालना चाहते हो तो दैट विल बी G1s डॉट G2s। तो यानी कास्केडिंग के अंदर क्या करना पड़ता है, कास्केडिंग के अंदर आपके दोनों ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इन कास्केडेड कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसफर फंक्शन
of both blocks get multiplied. ठीक है भाई. अब लेकिन पता है इसका भी एक्सेप्शन होता है. सिर्फ यही एक ऐसा रूल है ना इस पूरे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में जिसका कि एक एक्सेप्शन है. इसके एक्सेप्शन को हम जानते हैं बेटा लोडिंग इफेक्ट के नाम से. लोडिंग इफेक्ट के नाम से. ठीक है. सीरीज क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हो सीरीज बेटा, लेकिन सीरीज का ना जैसे टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर मीनिंग ही बदल जाता है. सीरीज का जैसे टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर मीनिंग बदल जाता है. सीरीज का मतलब होता है जहां आपका करंट सेम हो जाए. तो उजेर भाई अगर नेटवर्क में जाओगे तो सीरीज और कास्केड एकदम अलग है. इसीलिए बेटर है कि आप इसको कास्केड ही बोलें, वरना आपको दोनों जगह अलग अलग डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि कास्केडिंग क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है. नेटवर्क के अंदर टू पोर्ट के अंदर सीरीज कनेक्शन हम किसको बोलते हैं? जब हमारे पास दो ब्लॉक होते हैं या दो टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं और उनका पोर्ट 1 भी सीरीज में होता है और पोर्ट 2 भी सीरीज में होता है, देन वी कॉल इट एज अ सीरीज कनेक्शन. और कास्केडिंग अलग होती है. तो इसीलिए सीरीज और कास्केड को कंबाइन ना करो, बेटर है कि इसको एज अ कास्केड याद रखो. बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखो मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आते दिख रहा है हमको, दैट इज G1s इंटू G2s. लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है बेटा. इसका लिमिटेशन कहलाता है लोडिंग इफेक्ट. क्या कहलाता है इसका लिमिटेशन भाई? आपका लोडिंग इफेक्ट. मैं समझाता हूं. देखो लोडिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है बेसिक, कि अगर आपका सेकंड सिस्टम पहले सिस्टम पे लोड की तरह एक्ट करने लगे. लोड की तरह एक्ट करने का मतलब होता है दैट इट स्टार्ट्स टू ड्रॉ पावर और इट स्टार्ट्स टू ड्रॉ करंट फ्रॉम द फर्स्ट सिस्टम. सुनिएगा ध्यान से. लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? when the second system draws power or current from first system that is it acts as a load on first system, then it is said to be लोडिंग इफेक्ट. क्या कहलाता है भाई? इट इज सेड टू बी लोडिंग इफेक्ट. ठीक है भाई. ऐसी सिचुएशन के अंदर रूल ऑफ कास्केडिंग cannot be applied. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं. देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं. पहले आप एक सिस्टम ले लो भाई. मान लो आपने एक ऐसा सिस्टम लिया. ठीक है. मान लो बेटा आपने एक ऐसा सिस्टम लिया. ठीक है भाई. लाइक फैन आउट इन डिजिटल. फैन आउट में बेटा हम क्या बताते हैं? कितने गेट को ड्राइव कर सकते हो. फैन आउट का कनेक्शन और इसका कनेक्शन एक ही बात हुई, लेकिन फैन आउट का मीनिंग क्या होता है? हाउ मेनी लॉजिक गेट्स कैन बी ड्रिवन बाय अ सिंगल लॉजिक गेट. यहां हाउ मेनी का तो सवाल ही नहीं है. यहां हम कह रहे हैं अगर एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम करंट ड्रॉ करेगा तो कास्केडिंग का रूल नहीं एप्लीकेबल होगा. मैं ये थोड़ी कह रहा हूं एक सिस्टम कितने सिस्टम को चला सकता है. समझ रहे हो राकेश भाई? तुम बस ये सोच रहे हो कि एक का आउटपुट दूसरे में जा रहा है तो फैन आउट वाला कंडीशन हो गया, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है.
देखो यहां पे जब आप V नॉट बाय वी आई निकालोगे तो आप वोल्टेज डिवीजन लगाओगे, आप लिखोगे 1/SC, करेक्ट, वोल्टेज डिवीजन लिखोगे ना। SC को अगर आप नीचे ले आते हो 1 + SCR, ये हुआ। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अगर ऐसे दो सिस्टम आप कास्केड कर दो, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा मेरे भाई कि अगर ऐसे दो सिस्टम आपने कास्केड कर दिए इन सच अ सिनेरियो क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए। जैसे देखो ये भी RC, मान लो ये भी RC। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि V नॉट बाय वी आई क्या होना चाहिए, कास्केडेड ही तो है, एक का आउटपुट अगले के लिए इनपुट ही तो बन रहा है भाई। V नॉट बाय वी आई आप एक्सपेक्ट करोगे 1/1 + SCR का स्क्वायर, लेकिन ये ऐसा होता नहीं, इसको हम लोग लोडिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। 1/1 + SCR का स्क्वायर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने तो कास्केड किया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो सर होगा क्या, यहां पे बताते हैं। देखो भाई यहां पे हमें जो है ना पूरा नेटवर्क से सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा, पूरा बेसिक नेटवर्क से सॉल्व करके वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आप एक बीच में वोल्टेज मान लो V। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था ना, दो मैश थे तो नोडल लगा लिया था, क्या लिखोगे V - VI बाय R प्लस V/1/SC प्लस V/R + 1/SC, ठीक है। अब V के टर्म कलेक्ट कर लो, 1/R, ये SC ऊपर चला गया, ये भी बेटा SC, अगर आप LCM ले लोगे ना, ये वाली टर्म में अगर आप LCM ले लोगे SCR आएगा, SC ऊपर चला जाएगा, VI/R, ठीक है। तो यहां पे R को आप इधर ले आओ, तो V कितना आ गया, अगर आप LCM ले लें तो VI, LCM में लो ना 1 + SCR, ये आया। अब आपको अगर V नॉट चाहिए मेरे भाई, तो V नॉट इज V इंटू 1/SC बाय R प्लस 1/SC, आपने वोल्टेज डिवीजन लगा लिया, तो V नॉट इज V इंटू V/1 + SCR, ये हो गया। अब V/1 + SCR करोगे तो 1 + SCR कट जाएगा, 1 + SCR कट जाएगा, तो V नॉट = VI, नीचे क्या आ रहा है जरा ओपन करिएगा, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो अब की बार ये जो फंक्शन आ रहा है मेरे बच्चों, इसमें एक SCR का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो दैट मींस रूल ऑफ कास्केडिंग इज नॉट एप्लीकेबल, समझे। तो रूल ऑफ कास्केडिंग बेटा तभी लगता है जब दो सिस्टम आपस में आइसोलेटेड होते हैं, यस, जिसको अहमद भाई बोल रहे हैं नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम। नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम का मतलब होता है वन सिस्टम डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द अदर सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम को नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम्स बोलते हैं। तो रूल ऑफ कास्केड कैन ओनली बी अप्लाइड, ठीक है, रूल ऑफ कास्केड कैन ओनली बी अप्लाइड, can only be applied for non-interacting system। ये चमका भाई सभी को, बताओ। रूल ऑफ कास्केड कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर non-interacting system, that is system where there is no loading effect, systems where
there is no loading effect. ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला पार्ट ना आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेना भाई, पूरा एग्जाम्पल डालने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको लोडिंग इफेक्ट समझाना चाहता था कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है। जैसे यहां पे अगर एक करंट जा रहा है तो इसका करंट आगे भी फ्लो कर रहा है। नॉन इंटरैक्टिंग के लिए राहुल भाई बीच में बफर लगा दो, ओपैम्प लगा दो, ओपैम्प कोई करंट लेता ही नहीं है। स्टेटमेंट कैसे प्रूव हुआ कि भाई देखो ये जो आ रहा है ट्रांसफर फंक्शन इसके बराबर नहीं आ रहा ना, जो आपका कास्केड से डिराइव होता और जो हमने टोटल डिराइव किया वो सेम नहीं आ रहा है, यानी कास्केडिंग का नियम एप्लीकेबल नहीं है। रौनक भाई समझ आया? बताओ, कास्केडिंग का नियम एप्लीकेबल नहीं हुआ ना। ये जो हमारा आया ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज नॉट द सेम एज द वैल्यू डिराइव्ड बाय कास्केडिंग, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। नो करंट का मतलब है बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम वोल्टेज जा सकता है बट करंट नहीं। जैसे ओपैम्प होता है ना, ओपैम्प इनपुट में कोई करंट नहीं लेता सिद्धार्थ, बट आउटपुट तो फिर भी देता है। ओपैम्प इनपुट में कोई करंट नहीं लेता बट आउटपुट तो फिर भी देता है ना, सिर्फ वोल्टेज के आधार पे। तो बीच में आप बफर लगा लो, बीच में आप ओपैम्प लगा लो, उससे आप दोनों हिस्सों को आइसोलेट कर सकते हो। ठीक भाई, बोलो भाई क्लियर, बोलो बंधु, समझे कि नहीं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? बेसिकली दूसरा सिस्टम पहले वाले पे बोझ ना बने, अपने लिए खुद पावर लाए, काहे के लिए पहले वाले की जान खींच रहा है यहां पे। अब देखो भैया, अगर पैरेलली कंबाइन करोगे तो दोनों के अंदर सेम इनपुट जा रहा है। फटाफट करते हैं, y1 को क्या बोलेंगे आप? सर हम बोलेंगे एक्सेस इंटू G1 ऑफ S। y2s को क्या बोलेंगे आप? सर हम बोलेंगे एक्सेस इंटू G2 ऑफ S। बहुत बढ़िया। अब अगर एक बार y1 y2 आ गए तो y ऑफ S क्या आ जाएगा? दिस विल बी y1s प्लस y2 ऑफ S विच इज x ऑफ S G1 ऑफ S प्लस x ऑफ S G2 ऑफ S। तो आप अगर x ऑफ S बेटा कॉमन ले लेंगे G1s प्लस G2s, यानी कि अगर आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चाहते हो G ऑफ S विच इज y ऑफ S डिवाइडेड बाय x ऑफ S इज इक्वल टू G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S। ठीक है, तो यानी पैरेलल में आपके ट्रांसफर फंक्शन ऐड हो गए। पैरेलल में मेरे बच्चों आपके ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ? ऐड हो गए। कास्केडिंग में मल्टीप्लाई हो गए, पैरेलल में ऐड हो गए। लेकिन साथ साथ ये समिंग एलिमेंट में, यहां पे साथ साथ आप समिंग एलिमेंट में प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर दोनों प्लस हैं तो ऐड होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, आप साइन का ध्यान रखेंगे। अगला, शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट आफ्टर द ब्लॉक। ये समिंग एलिमेंट और ब्लॉक मुझे ना एक्सचेंज करने हैं। क्यों करने हैं क्वेश्चन में समझोगे, अभी के लिए मान लो करने हैं, मैंने बोल दिया करने, मेरा आदेश है। अब यहां देखो जरा क्या हो रहा है भैया, यहां एक्सेस है, यहां पी है, तो एक्सेस प्लस पी आ रहा है। फिर ये जीएस से पास हो रहा है तो कितना आ रहा है? एक्सेस प्लस पी जीएस। अब ये जो एक्सेस प्लस पी जीएस आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्सेस प्लस पी जीएस आ रहा है। आउटपुट जो है आपका, आप इसको ऐसे लिख लो ना मेरे भाई कि पहले आप एक्सेस में जीएस मल्टीप्लाई करो, फिर आप पी में जीएस मल्टीप्लाई करो और बाद में ऐड कर दो। यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आप लोग समझते हो ना कि जीएस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले ऐड करके फिर जी से मल्टीप्लाई करो। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो,
दोनों को जी से मल्टीप्लाई करो और बाद में ऐड कर दो, है ना। आप ये भी तो कर सकते हो भाई मैथमेटिकली, ये भी तो ट्रू है कि दोनों को आपने जीएस से मल्टीप्लाई किया एंड देन यू ऐड। तो देखो भाई यहां पे यही तो बात बनेगी, एक्सेस इंटू जीएस, यहां पे क्या आएगा P इंटू जीएस, तो यहां पे क्या आ जाएगा YS आ जाएगा एक्सेस इंटू जीएस प्लस PGS। बात तो बराबर ही पड़ी, समझ में आई कहानी। अगर आपको समिंग एलिमेंट ब्लॉक के बाद भेजना है तो दोनों में ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि टू शिफ्ट, या फिर ना यहां पे जनरलाइज करने के लिए प्लस माइनस कर दो आप, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई, टू शिफ्ट समिंग एलिमेंट, to shift summing element after a block the block must be placed with each इनपुट। द ब्लॉक मस्ट बी प्लेस्ड विद ईच इनपुट, ठीक है। दोनों इनपुट के साथ आपको प्लेस करना पड़ेगा। अगला बिफोर करना है, अरे अब सर आपने बाद में भेजा था वापस लाओगे, हाँ वापस लाना है। अब यहां देखो, यहां पे सिग्नल क्या होगा भाई, यहां पे होगा एक्सेस इंटू जीएस, ठीक है। मैं प्लस माइनस कर देता हूं आपके लिए जनरलाइज करने के लिए, बाद में आप P ऐड कर रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि y ऑफ s है मेरा x ऑफ s इंटू g ऑफ s प्लस माइनस P, क्या है आगे प्लस माइनस P। तो अब मैं क्या कहता हूं कि यहां पे आप ये कर लो ना भाई, अगर आपको मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले सम करना है, तो GS कॉमन ले लो, GS कॉमन ले लो। तो यहां पे करना क्या पड़ेगा, डिवाइड, या फिर ये कह दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई P बाय 1 प्लस GS, फिर प्लेस समिंग एलिमेंट, फिर आप सम कीजिए, पहले आपको P को 1 बाय GS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, then pass the sum through a block, pass the sum through a block of gain GS, through a block of gain GS, ठीक है। एक GS वाले ब्लॉक से पास कर दो, ये बात समझ में आई। तो यहां देखो एक्सेस में क्या आया, यहां पे एक्सेस प्लस माइनस P बाय GS, और फिर आपने उसमें GS मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट बिकम्स एक्सेस प्लस माइनस P। आ गया समझ क्या कर रहे हैं, वहां पे GS अंदर ले गए थे, यहां पे GS हम बाहर कॉमन ले आए हैं, बस इतना है। तो जब समिंग एलिमेंट आगे ले गए थे तो जीएस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, समिंग एलिमेंट पीछे ला रहे हैं तो जीएस हमने कॉमन ले लिया है। कहने का मतलब ये है, अगर जीएस आपको बाद में मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको मेरे बच्चों जीएस बाद में मल्टीप्लाई करना है तो आप जीएस को कॉमन लेके चलो ताकि बाद में मल्टीप्लाई हो, और जीएस अगर आपको पहले मल्टीप्लाई करना है यानी ब्लॉक पहले आना चाहिए तो जीएस को आप यहां पे अंदर घुसा दो जैसे आपने किया था। पॉइंट समझ में आया? क्या कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं, बहुत छोटा सा लॉजिक है यहां पे कि अगर जीएस बाद में आना चाहिए तो जीएस कॉमन निकाल लो ताकि लास्ट में मल्टीप्लाई हो, और जीएस अगर आपको पहले मल्टीप्लाई करना है तो जीएस को अंदर ले जाओ, आउटपुट सेम रखना है। दिव्यांशु भाई एक चीज बताओ, इतनी सी बेसिक मैथ नहीं कर पाओगे क्या, एग्जाम में याद करना पड़ेगा क्या? अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इतना लिख के डिराइव कर देना, एक स्टेप ही तो लगना है।
भैया तुम थोड़ी एग्जाम में ऐसा पैराग्राफ लिखोगे, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम तो उतना ही ना करोगे, तुम तो एक ही स्टेप करोगे, इसमें रटने वाली चीज क्या है, कॉमन सेंस है ना। और भाई ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करने के अन्य भी मेथड होते हैं, 2 और मेथड होते हैं, और मैं कभी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि बेमतलब की चीजें यार, टाइम पास। ठीक है, बट ठीक है, कोर्स में तो कराते हैं। अब भैया टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक ले जाना है। यहां पे टेक ऑफ में कितना सिग्नल जाएगा भाई, जब सुक्रीत लंगर डालेगा एक्सेस जाएगा सर, और वाईएस में कितना जाएगा, वाईएस में एक्सेस इंटू जीएस जाएगा। अब भाई मेरे, अगर आप ये ब्लॉक पीछे ले आए, अगर आप ये ब्लॉक पीछे ले आए, तो यहां पे सिग्नल क्या आ गया, एक्सेस इंटू जीएस। चलो जी, वाई तो सही है, वाई तो सही है, लेकिन पी में तो एक्सेस चाहिए था ना। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने बोला अगर ये पी है, तो यहां पे सिग्नल है पी अपॉन 1/GS आउटपुट बाय दिस विच इज PGS। ठीक है, तो PGS जो है एक्सेस GS हो गया, जिससे कि P हो गया एक्सेस। नहीं तो आप ऐसा सोचो, यहां पे आपको एक्सेस GS मिल रहा है, एक्सेस GS मिल रहा है, चाहिए क्या, चाहिए बस एक्सेस, चाहिए क्या, चाहिए बस एक्सेस, तो GS से फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आफ्टर शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट, सिंपल तो चीजें हैं ये, आफ्टर शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, after the block, takeoff signal becomes एक्सेस GS। ठीक है, लॉजिक तो यही है कि एक्सेस GS हो गया। टू गेट P equal to access, pass access GS through a block of 1/GS, through a block of 1/GS। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं लिखोगे ऐसे सोच लो ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें थॉट प्रोसेस बताया। इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, पी मुझे एक्सेस चाहिए था, एक्सेस जीएस आ रहा था, तो डिवाइड बाय जीएस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय जीएस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। अब उल्टा भाई, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, टेक ऑफ पॉइंट पीछे लाना है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या सिग्नल मिल रहा होगा, RS GS। अब अगर बंधु आप टेक ऑफ पॉइंट पहले ले आए, यानी आपने ब्लॉक बाद में लगाया, आपने क्या किया, आपने ब्लॉक बाद में लगाया, आपने टेक ऑफ यहां से कर लिया। देखो लॉजिकली आपने टेक ऑफ यहां से कर लिया। अब अगर यहां से टेक ऑफ करोगे भाई, तो टेक ऑफ सिग्नल क्या मिलेगा बताओ, ये RS है, ये आपका GS है, तो यहां पे तो CS सही मिल जाएगा ना यार, यहां पे तो CS सही मिल जाएगा, यहां पे तो CS मिल जाएगा, RS इंटू GS। लेकिन नीचे में प्रॉब्लम हो गई ना, टेक ऑफ में हमें RS इंटू GS मिलने की जगह RS मिल रहा है। भाई टेक ऑफ में अब RS इंटू GS मिलने की जगह RS मिल रहा है, तो अगर उसे RS इंटू GS बनाना है, तो आप एक और ब्लॉक लगा दो यहां पे GS का, तब भी तो आपको मिल जाएगा वापस से RS इंटू GS। बताओ, तब भी तो मिल जाएगा यहाँ पे RS इंटू GS, समझे। तो जब भैया टेक ऑफ पॉइंट पीछे आगे शिफ्ट किए थे, तो आपने 1/GS से मल्टीप्लाई किया था, और जब पीछे शिफ्ट किए हो तो GS से मल्टीप्लाई किए हो। शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक
an extra block of 1 by GS is required. ठीक है, 1 by GS is required. And shifting takeoff point before block an extra block of GS is required. ठीक है, an extra block of GS is required. Simple. B जो है RS इंटू GS है, उसको C ही कह सकते हो. B हमने वो टेक ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है. B डज नॉट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल. ठीक है विकास भाई, B एक वेरिएबल नहीं है, B एक पॉइंट है जिसे शिफ्ट करना है A वाले पॉइंट पे. इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत जल्दी पहुंच रहे हो वहां. इंटरचेंजिंग द समिंग एलिमेंट. देखो जैसे यहां पे क्या आ रहा है भाई, यहां पे आ रहा है एक्सएस माइनस पीएस, एक्सएस माइनस पीएस, फिर एचएस ऐड हो रहा है, तो ये आ गया ना. ये अभी मैंने एसोसिएटिव लॉ तो बताया था आपको. यहां पे क्या आ गया, एक्सएस प्लस एचएस, और बाद में पीएस सब्ट्रैक्ट हो गया. तो इंटरचेंजिंग समिंग एलिमेंट इज बेस्ड ऑन associative law of addition. करेक्ट. ये अभी हम पीछे भी कवर कर चुके हैं ना, जब मैंने आपको बताया था एक 3 वाले समिंग एलिमेंट को 2 में तोड़ा था. हाँ, किसी भी यूनिट का आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है सर्किट को. ठीक है भाई मुकेश, बहुत बढ़िया समराइज किए हो. देखो ये सारा समरी आ गया आपका. कास्केडिंग में G1 G2 होता है, पैरेलल में G1 प्लस माइनस G2 होता है. ठीक है, यहां पे टेक ऑफ पॉइंट को अगर बाद में शिफ्ट करते हो तो 1 by G का एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आता है. ठीक है, और टेक ऑफ पॉइंट को अगर पहले शिफ्ट करते हो तो G का एक ब्लॉक लगाते हो. समिंग एलिमेंट के बाद अगर ब्लॉक आता है, यानी आप समिंग एलिमेंट को आगे शिफ्ट कर रहे हो तो G का ब्लॉक, समिंग एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर रहे हो तो 1 by G का ब्लॉक. ठीक है, और यहां पे क्या दिखा रखा है, ये G1 माइनस G2 बना के दिखा रखा है. ठीक है, ये लास्ट वाला चाहो तो इग्नोर कर सकते हो. यहां पे क्या है, पहले G2 है, फिर 1 by G2 है, फिर G1 है. ठीक है, मैं क्लियरली लिख देता हूं, ये G2 है, ये 1 by G2 है, ये G1 है. ठीक है, ये बना रखा है. तो यहां से क्या है, G2 वाला सिग्नल गया, देखो यहां से गया UG2, और यहां से गया UG2 by 1 by G2 और G1, ये हुआ. देखो ना, ये UG2 ऐसे नीचे से निकल गया टेक ऑफ पॉइंट से, U इंटू G2, यहां पे गया UG2 इंटू 1 by G2 इंटू G1. G2 इंटू 1 by G2 इज 1 इंटू G1 इज G1. तो UG1 और नीचे से आ रहा था UG2 माइनस के अंदर, तो माइनस UG2. सिंपल है. ठीक है, बट बाकी के मैंने सारे आपके यहां समराइज कर दिए हैं. इनको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेना. ये टेबल बना लोगे तो दिस इज द मैक्सिमम यू कैन गेट. अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन CS by RS ऑफ द सिस्टम. ध्यान से देखिएगा. अब यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे हो ये रहा है, यहां पे क्या SS लिख दिया, RS होगा. ठीक है, RS. यहां पे देखो ये वाला जो है ना, ये क्या है, एक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम है. ये नीचे वाला क्या दिख रहा है, ये एक फीडबैक सिस्टम मेरे को नजर आ रहा है. ठीक है, अब फीडबैक सिस्टम का तो मैं ट्रांसफर फंक्शन जानता हूं. यहां पे ये क्या दिख रहा है मुझे भाई, ये मुझे दिख रहा है टेक ऑफ पॉइंट. जब तक ये टेक ऑफ पॉइंट मेरे बीच रास्ते में खड़ा है, जब तक ये टेक ऑफ पॉइंट मेरे बीच रास्ते में खड़ा हुआ है, मैं इस तरीके से इसको कंबाइन नहीं कर पाऊंगा. तो मैं क्या करता हूं, मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को बच्चों उठा के यहां से यहां डाल देता हूं.
अब सर हमें तो रूल याद ही नहीं है। मान लो यहां पे x है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, gx है। इस टेक ऑफ पॉइंट में x जाना चाहिए ना, यानी यहां पे क्या आना चाहिए, xh1। देखो समझना बात को, यहां पे क्या आना चाहिए, xh1। अब जब आप इसको रीड्रॉ करते हो बच्चों, एक बार मेरा सॉल्यूशन देख लो, फिर आप लोग अपने से भी बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं बस। देखो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो आपको नहीं लगता उसके अंदर x की जगह gx जाएगा? अगर आप शिफ्ट कर दोगे मेरे भाई, तो आपको नहीं लगता उसके अंदर x की जगह gx जाने लगेगा? सोचो, x की जगह gx जाने लगेगा, तो जो xh1 बन रहा था वो gxh1 बनने लगेगा। अब वो gxh1 बनने लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने उसमें h1 ना भेजते हुए मैंने उसमें बेटा h1 ना भेजते हुए h1/g2 में भेजा, h1/g में। अभी समझाता हूं इसका लॉजिक, और फिर यहां से दोनों एक समर में चले गए और ये आउटपुट आ गया C। अब मेरा लॉजिक ये है भाई, यहां पे देखो यहां पे आ रहा है x इंटू जी, x इंटू जी आ रहा है, यहां पे एक्स जी इंटू h1/g। तो देखो xh1 आ गया ना, वापस से xh1 आ गया। तो यहां पे मैं आगे अगर ले गया तो मैंने क्या किया, xg किया, मैंने क्या किया, xg किया। अब ये लूप को आप कंबाइन कर लो। लूप का ट्रांसफर फंक्शन आप लोग क्या जानते हो भाई, जानते हो ना, फॉरवर्ड बाय g/1 प्लस जी एच, फॉरवर्ड बाय 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू फीडबैक, ये जानते हो। अब इसके आगे ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं भाई। पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है, पैरेलल में एडिशन होता है। अब ये कास्केडिंग हो गई भाई, 1 प्लस h1/g एलसीएम ले लो, g प्लस h1 1 प्लस gh2, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन आता है भाई? आकाश भाई पूछ रहे थे अभी आप, क्लियर हुआ? तो ये समझ आया लॉजिक क्या था। मुझे ये फीडबैक दिख रहा है, लेकिन जब तक ये यहां पे अड़ा हुआ है मैं कंबाइन नहीं कर सकता। कंबाइन करते ही ना ये पॉइंट ही गायब हो जाएगा। तो आप कंबाइन कर कैसे दोगे, जब आप यहां से ले रहे हो कोई सिग्नल, अगर इस पूरे ब्लॉक को कंबाइन कर दिया तो ये पॉइंट ही गायब हो जाएगा मेरा। तो मेरा पर्पस था इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे लेके जाना, इस टेक ऑफ पॉइंट को आगे लेके जाना। सुनो भाई राहुल सोनी, हाँ यहां पे ये टेक ऑफ पॉइंट बीच में अड़चन बन रहा है, क्योंकि अगर इसको कंबाइन कर दिए तो ये पॉइंट गायब हो जाता है। देखो ये आर वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, जीएक्स वाला पॉइंट है। तो एक्स वाला पॉइंट तो गायब ही हो गया ना बंधु, ये एक्स वाला पॉइंट तो गायब ही हो गया, ठीक है। ये एक्स वाला पॉइंट अगर मेरा गायब हो गया तो मैं क्या चाहता था कि इस पॉइंट को यहां से हटा के आगे रख दूं, ताकि ये आराम से फीडबैक लूप कंप्लीट हो जाए। अब मुझे तो रूल याद नहीं है, मैंने बोला ये x है, अगर ये x है तो यहां xh1 आएगा, करेक्ट। यहां आ रहा है gx, अगर ये पॉइंट इधर आ गया तो इस ब्लॉक के अंदर x नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा, gx। जाना क्या चाहिए था, x, माने मुझे आउटपुट तो xh1 ही चाहिए। अब अगर इसके अंदर gx जा रहा है तो h1 से ना मल्टीप्लाई करके h1/g से मल्टीप्लाई करो, जिससे ये वापस से xh1 बन जाए। फिर से समझो, x जा रहा था, xh1 मिल रहा था, ये पॉइंट इधर आ गया तो gx जाने लगेगा, चाहिए फिर भी xh1। तो xh1 चाहिए तो gx को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h1/g से, h1/g। अब ये फीडबैक वाला आ गया, ये मैंने कंबाइन कर दिया, ये दोनों रास्ते पैरेलल में दिख रहे हैं, ये मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये रास्ता तो 1 गेन का है ना, सीधी वायर है 1 गेन। अब ये दोनों कास्केड में मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए सोनी साहब, समझ गए भाई? समिंग पॉइंट के आगे पीछे कर सकते हो टेक ऑफ को, लेकिन वो अननेसेसरी मुश्किल होता है, उसमें ना आपका डायग्राम में रायता और फैलेगा। करने को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, एक से अधिक समर लगने लगते हैं,
ठीक है, उसमें आपका क्या होता है ना बेटा, एक से अधिक समर लगने लगते हैं। समझ रहे हो? बताऊं रूल कैसे आता है? बोलो बोलो तो मैं रूल बताऊं आप लोग को। चलो मैं बता देता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समर आपको करना है। ठीक है भाई, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर समर अगर आपको करना है, अब यहां पे क्या है, यहां पे मान लो एक समिंग एलिमेंट है। इस समिंग एलिमेंट के अंदर एक सिग्नल मान लो x आ रहा होगा, एक सिग्नल आप मान लो y आ रहा होगा। ठीक है भाई, अब इससे जो आउटपुट आ रहा है आपका, आप यहां पे कहीं पे बीच में टेक ऑफ पॉइंट ले लेते हो। ठीक है, बिफोर शिफ्ट करना है ना, यानी पहले कहां रहा होगा, पहले आगे रहा होगा, ये होगा समिंग एलिमेंट पहले, सॉरी टेक ऑफ पॉइंट, ये होगा ना भाई, ये देखो ऐसा होगा डायग्राम। तो देखो जैसे ये x है, ये प्लस ले लो, यहां पे प्लस माइनस ले लो, ये y है, तो यहां पे क्या आ रहा है x प्लस माइनस वाई, यहां पे भी क्या आ रहा है x प्लस माइनस वाई। अब ये टेक ऑफ पॉइंट मुझे जो है ना यहां शिफ्ट करना है। टेक ऑफ पॉइंट बेटा जैसे ही आप पीछे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, पीछे शिफ्ट करते के साथ इस टेक ऑफ पॉइंट में x प्लस माइनस वाई की जगह क्या जाने लगेगा, x जाने लगेगा। ठीक है, x जाने लगेगा। शेखर भाई अभी तो रिपीट किया था पूरा कि कैसे मैंने बनाया है। लास्ट इक्विवेलेंट डायग्राम में एक फीडबैक वाला रूल लगाया है g/1 + gh, और एक रूल मैंने लगाया है पैरेलल वाला। दो रास्ते पैरेलल थे, h1/g, और वहां पे दूसरा रास्ता आपका पैरेलल में कौन सा था, दूसरा रास्ता आपका पैरेलल में था 1, जिसका गेन 1 था। ठीक है, इतना ही तो किया था भाई। देखो ये x है, यहां पे आपको x प्लस माइनस वाई चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहां पे y दिया। अब बंधु आप कह रहे हो कि जी टेक ऑफ पॉइंट आपका यहां से है। ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट अगर यहां से है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ठेंगा, यहां से मिलेगा x। ठीक है, चाहिए क्या आपको, चाहिए मेरे भाई आपको x प्लस माइनस वाई। ठीक है, x प्लस माइनस वाई। तो अगर आपको x प्लस माइनस वाई चाहिए तो y आप यहां पे भी दे दो ना, y आप यहां पे भी दे दो। लो जी, समझे? और रायता फैल गया ना, एक की जगह दो समिंग एलिमेंट आ गए। समझे कि नहीं? एक की जगह दो समिंग एलिमेंट लगने लगे। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है परेशानी? अब क्या होने लगा, एक की जगह दो समिंग एलिमेंट लगने लगे, तो इसीलिए इट मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट। इसी का डुअल अगर आप बनाना चाहो भाई, अगर आप इसी का डुअल बनाना चाहो, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समर। ठीक है, आपको बाद में शिफ्ट करना है। मान लो यार जैसे कि मान लो यार जैसे कि ना आपका टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द समर है, ऐसा मान लो आपका डायग्राम है।
ठीक है, ये है आपका डायग्राम। अब आप इस पॉइंट को आगे ले जाना चाहते हो, ठीक है, आप इस पॉइंट को आगे ले जाना चाहते हो, आप इस पॉइंट को यहां से यहां लाना चाहते हो, ठीक है भाई। अब आपको चाहिए क्या भाई, चाहिए तो बेटा आपको एक्स ही ना, टेक ऑफ पॉइंट के अंदर चाहिए तो आपको एक्स, लेकिन अब मिलेगा क्या आपको, देखो यहां पे तो सही मिल रहा है एक्स प्लस माइनस वाई। अब ये टेक ऑफ पॉइंट जैसे ही आप आगे ले गए आपको मिल रहा है एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लस माइनस वाई हो रहा है तो माइनस प्लस वाई आप और कर दो। वायर कहां चली गई हमारी, गजब है, हमने वायर छोटी की वायर ही गायब हो गई। चलो कोई, अगर आपको x प्लस माइनस वाई मिल रहा है तो आप x माइनस प्लस वाई कर दो यार। ये देखो, अब आप यहां माइनस प्लस कर दो, आपको यहां पे वापस से क्या मिल जाएगा, x। क्लियर हुआ, तो हर जगह एक की जगह दो समर हो जा रहे हैं। x प्लस माइनस वाई मिल रहा था, आपने माइनस प्लस वाई कर दिया, वापस से x आ गया। इसीलिए ये रूल मैं कभी ना प्रेफर नहीं करता हूं यूज करना, पढ़ने को पढ़ सकते हो बट इसका कोई फायदा नहीं है। चलो भाई अब आप लोग शुरू हो जाओ, इजी पीजी है भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बना दो, 8 लेके आया था मैं तुम्हारे लिए, 5 तो बना दो। हाँ, इतनी जल्दी बना दिया, चलो अच्छा है। हाँ इससे अच्छा फर्स्ट मेथड है ना, देखो ये वाले पैरेलल दिख रहे हैं, जब दो ब्लॉक का आउटपुट सीधे एक समर के अंदर जाए तो पैरेलल है, और ये वाले भी पैरेलल दिख रहे हैं भाई, समझ रहे हो शेखर भाई। ये देखो भाई, G1 प्लस G2, G3 प्लस G4, ये आपका x है, ये आपका y है, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया, ये कास्केडिंग हो गई ना, G1 प्लस G2 इंटू G3 प्लस G4, क्या आ गया डी, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ, सर को बैठने भी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं भाई, तुम अगर एग्जाम में ऐसे स्पीड से आंसर निकालो तो सर तो खड़े खड़े भी साल बिता दें, कोई बात नहीं, आधे के स्टेप मार्क मिल जाएंगे। चलो अब इसका निकालो, यहां मैं कोई स्टेप मार्क नहीं करूंगा। आओ, देखो फिर वैसा ही है, टेक ऑफ पॉइंट बीच में अड़चन बन रहा है भाई, बाकी तो सिंपल है, टेक ऑफ पॉइंट बीच में अड़चन बन रहा है। कल क्या अपना असाइनमेंट का सेशन है क्या एक, क्योंकि अब तो असाइनमेंट इकट्ठे हो गए मेरे ख्याल से, एक तो होगा कल। मेरे भाई इस बार देखो खतरनाक तरीके का रिजल्ट चाहिए, मैंने अपने पूरे करियर में कभी इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मैं तुम लोग के साथ कर रहा हूं।
कल पता है मेरी ऐसे एक मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, वो नीट के एजुकेटर हैं। मैं उनको बता रहा था ऐसे ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 1200 घंटे का सिलेबस है, अकेले ही करा रहा हूँ। तो बोले अगर सर बीमार पड़ गए तब क्या होगा। यार मैं भी सोचा कि बीमार पड़ने का तो मैंने यार काउंट ही नहीं किया डेज, अगर मैं ऑफ ले लूं या मैं बीमार पड़ जाऊं तो सिलेबस कैसे होगा। कह रहे कि सर हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करते हैं, एक दो दिन क्लास ना हो तो पीछे पड़ जाते हैं। मैं मनी मन सोच रहा था हमारे बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे एक दो दिन क्लास नहीं होगी, कि चलो यार इस खड़ूस से छुटकारा तो मिला, 2-4 दिन के लिए नहीं परेशान करेगा, अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। मैं क्या सर हमारे बच्चे तो खुशी होंगे रेदर देन कि दुखी हो जाएं, बट एट द सेम टाइम हमारे बच्चे अंडरस्टैंडिंग भी हैं इस मामले में कि यार हेल्थ इश्यूज हो गए या पर्सनल इश्यूज हो गए, वो सारी चीजें हो सकती हैं कुछ ना कुछ, तो थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन्स चलता है। अब क्या करें राहुल भाई, तुम लोग तैयारी अगर लेट स्टार्ट करोगे तो मैं कहाँ से ला के दूं टाइम। मैं तो यही कह सकता हूँ एक आध सब्जेक्ट छोड़ दो, अपने आप टाइम मिलने लगेगा। अब देखो भैया, फिर से इसको इधर लेके जाएंगे, टेक ऑफ पॉइंट को रास्ते से हटाएंगे। अब इसमें V3 जा रहा है, करेक्ट। अगर इधर ले जाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, V3G2। तो इसीलिए इधर ले जाने के लिए मेरे भाई मुझे एक 1/G2 और लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां V3 आना चाहिए ना, V3 आना चाहिए, और इधर ले जाऊंगा तो V3G2 होगा। V3G2 को 1/G2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम देखो छोटी छोटी चीजें कंबाइन कर लो। ये एक फीडबैक लूप है, करेक्ट। फीडबैक वाले का तो आप जानते हो ना ट्रांसफर फंक्शन भाई, फीडबैक वाले का आप जानते हो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, G3/1 + G3H3। अब आप सोच रहे होगे सर ऊपर से एक और भी तो आ रहा है, उसको हम अलग से काउंट कर लेंगे। बेसिकली इस समर को ना हम 2 समर में तोड़ लेंगे। ये जो समर है ध्यान से देखो, इसको 2 समिंग एलिमेंट में तोड़ लो, ब्रेक इनटू 2 समिंग एलिमेंट। एक आपका फीडबैक के साथ काम कर जाएगा और एक आपका समर की तरह काम कर जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो। थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं भाई, इतने सारे डायग्राम बनाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं इस समिंग एलिमेंट को 2 पार्ट में तोड़ लेना, एक ये प्लस माइनस वाला, एक ऊपर से प्लस वाला आप अलग कर लेना। अब देखो बंधु डायग्राम क्या बनेगा, अगले पेज पे बनाते हैं मस्त तरीके से। क्या है भाई, G1। अच्छा थोड़ा सा सॉल्व कर दूं इसको, आप लोग की इजाजत हो तो भाई थोड़ा सॉल्व कर लें। यहां पे देखो G1 आ रहा है, यहां पे वो जो फीडबैक वाला लूप है ना उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं कि जैसे आप समिंग एलिमेंट आगे बढ़ाओगे पिछले वाले एग्जांपल की तरह, तो ये फीडबैक वाला लूप कंबाइन हो जाएगा। कितना आएगा, G2 ये प्लस माइनस ही है ना, हाँ तो नेगेटिव फीडबैक ही है, G2/1 + G2H2, करेक्ट। आगे क्या है भाई, आगे आपका एक समिंग एलिमेंट और लगा हुआ है। ये जो समिंग एलिमेंट है इसको 2 में तोड़ा ना, एक तो फीडबैक के अंदर कंज्यूम हो गया। बेटा ये जो समिंग एलिमेंट था 3 सिग्नल वाला, इसको 2 में तोड़ा तो आपका एक तो कंज्यूम हो गया, एक तो कंज्यूम हो गया फीडबैक में जिससे कि ब्लॉक आ गया, एक समिंग एलिमेंट बच गया, एक समिंग एलिमेंट आपका बच गया, जिसमें आपने क्या निकाला है यहां पे, G3/1 + G3H3। अब जैसा मैंने यहां बताया, यहां V3 आ रहा है, लेकिन यहां से लोगे तो V3G2, यहां से लोगे तो V3G2, इसीलिए जो है ना आपको यहां से एक ब्लॉक और दिखाना पड़ेगा 1/G2 का। समझ रहे हो मेरी बात, यहां पे 1/G2 का एक ब्लॉक और दिखाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करोगे ना समझ जाओगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट चल रहा है। अब तुम देख रहे हो ना ड्रॉ करने में कितना टाइम लग जाता है, इसीलिए थोड़े से स्टेप्स मर्ज करके कर रहा हूं। अगर एक एक स्टेप दिखाने जाऊंगा तो बस फिर तो आज हो लिया ये।
यहाँ पे भी एक ब्लॉक है ना हमारा, यही है भाई, देखो प्लस माइनस, ये मेरे ख्याल से H1 होगा, यहां पे आ जाएगा आपका 1/G2, ये दोनों प्लस में है, और यहां से फाइनल आउटपुट। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ डायग्राम? पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, सिग्नल फ्लो ग्राफ से तो इजी हो ही सकता है, बट ये क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, ये डायग्राम क्लियर? फिर से समझा देता हूं। ये टेक ऑफ पॉइंट भाई आगे शिफ्ट किया है, इस टेक ऑफ पॉइंट में V3 जाना चाहिए था, आगे शिफ्ट करते ही V3 G2 जा रहा है, तो V3 बनाने के लिए 1/G2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 1/G2 आ गया। ये टेक ऑफ पॉइंट आगे बढ़ते ही इन दोनों की प्रेम कहानी का विलन चला गया, ये दोनों कंबाइन हो गए, G2/1 + G2H2। ये समिंग एलिमेंट को दो पार्ट में तोड़ा, एक बार V4 और V3 को ऐड किया, और ये V5 वाला अलग कर दिया, तो ये वाला आपका फीडबैक लूप कंबाइन हो गया। इस समिंग एलिमेंट को ना देखो ऐसे तोड़ लिया, ऐसे तोड़ लिया, देखो ये ऊपर से आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे। अब समझ रहे हो कैसे किया है? कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 3 सिग्नल जो आ रहे थे आपने उनको ऐसे तोड़ा है। अब मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि ये फीडबैक लूप बन गया, ये वाला समिंग एलिमेंट मैंने यहां पे दिखा दिया। अब ये देखो ये कास्केड, तो G1 G2/1 + G2H2, ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, 1/G2 + 1। अब ये वाला इसके साथ फीडबैक, अब ये वाला इसके साथ फिर से फीडबैक, तो इसको अगर आप G बोल रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का ध्यान रखना कौन सा दे रखा है। अब G की जगह ये वैल्यू डालो भाई, 1 + G2H2, 1 + G1 G2H1 by 1 + G2H2, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक कितना बन गया भाई? एलसीएम जो है इसका आप ले लो, 1 + G2H2 + G1 G2H1, ठीक है। अब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया? अब 3 लोग कास्केडिंग में आ गए, इसको आप लिख दो 1 + G2/G2, 3 लोग कास्केडिंग में आ गए भाई, G1, 1 + G2/G2 से G2 कट गया है ना, उसके डिनोमिनेटर में G2 था, G3, 3 लोग कास्केडिंग में आ गए ना, G3 के नीचे है G3H3, और इसके नीचे है 1 + G2H2 + G1 G2H1, ये आ गया, ठीक है। कौन सा बन रहा है यही लिख दो बस, इतना ऑप्शन तो है ही नहीं। क्लियर है? ये माइनस कहां से आ गया प्रकाश भाई? माइनस तो कुछ भी नहीं आ रहा, सब प्लस ही आ रहा है, सारे नेगेटिव फीडबैक है, तो माइनस तो आना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। चल अगला करें भाई, अगला करो फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। फिर मैंने खतरनाक सा दे दिया तुम्हें एकदम। डिनोमिनेटर में बेटा ये जो G2 है, इससे G1 G2 का G2 कट गया ना राकेश, यहां पे G2 न्यूमरेटर में है, यहां डिनोमिनेटर में तो वो कट गया, ठीक है। जरा इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए।
यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगेगी, ऊपर वाला जो H3 है यही तुम्हारी कहानी का विलन है, वरना तो बाकी तो इजी है। प्रीवियस क्वेश्चन में टेक ऑफ पॉइंट पीछे लेके नहीं कर सकते बेटा, समिंग एलिमेंट और टेक ऑफ पॉइंट को एक्सचेंज करना पड़ जाएगा ना मेरे बच्चे, फिर समर भी एक बढ़ जाता है। नेहा ये बताया था, समिंग एलिमेंट और टेक ऑफ पॉइंट को एक्सचेंज करते हो तो समर भी आपका इंक्रीज हो जाता है, तो मेहनत नहीं बढ़ जाएगी। इसलिए टेक ऑफ पॉइंट को समर से तो मत ही एक्सचेंज करो। चलो भाई मैं शुरू करूं इसे। देखो इसको पहले इधर ले आओ, क्योंकि इनकी लव स्टोरी तो पूरी हो जाए। तो अगर भाई यहाँ पे x है, यहाँ xg4 है, अगर ये पॉइंट इधर जाने लगा तो xg4 h3 बन जाएगा। मुझे चाहिए क्या, xh3 चाहिए ना। तो यहां पे जब आप इस ब्लॉक को लाओगे तो h3 को आपको बनाना पड़ेगा h3/g4। पॉइंट समझ रहे हो, h3/g4 करना पड़ेगा, है ना। H3 वरना यहाँ पे xh3g4 बन जाएगा, बट आपको xh3 चाहिए तो g4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इतना हमें समझ आता है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट, मैं आपको बस इतना पार्ट दिखाता हूं कि टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करने के बाद क्या होगा। यहां पे ऐसा कुछ माहौल हो जाएगा। तो ये एकदम मस्त वाली फीडबैक लूप बन जाएगी, क्या बोलते हो, है ना। ये फीडबैक लूप तो ढंग से बन गई, ऊपर वाले दोनों ब्लॉक कास्केड में, और फिर यहां से फीडबैक लूप। करेक्ट, ये फीडबैक लूप बन गई ना। अब ये फीडबैक लूप बन जाने से पहले देखो ये दोनों कास्केड में आ गए, तो G3 G4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा G3 G4 बाय 1 प्लस G3 G4 H2, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यार ये कनेक्शन भी दिक्कत कर रहा है। क्या मैं इस कनेक्शन को पीछे लेके जा सकता हूं। अब मान लो ये सिग्नल है Y, ठीक है, यहां से आ रहा है लेटर से Z, तो यहां पे आ रहा है Z प्लस वाई, यहां Z प्लस वाई G2। अगर इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, यहां पे Y को फिर G1 से भी गुजरना पड़ेगा। आप समझिएगा, अगर ये पॉइंट मैं पीछे ले आऊं, अगर ये पॉइंट में पीछे ले आऊं भाई, तो Y को G1 से भी गुजरना पड़ेगा, जबकि Y के साथ सिर्फ G2 आना चाहिए। तो अगर Y में G1 का गेन भी आने लगेगा तो आप G1 से उसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फिर से सुनिएगा, अगर आप इसको पीछे ले आते हो ना इस पॉइंट को, तो Y को G1 से भी गुजरना पड़ेगा। तो G1 का इफेक्ट काटने के लिए यहां पे 1/G1 भी करोगे। अब आप देखो कैसा दिखेगा आपका ये सिस्टम। देखो मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं जो बीच में आ रहा है ना आपका अड़चन जो आ रही है, उसको आप पीछे शिफ्ट कर दो। बेसिकली समिंग एलिमेंट को ब्लॉक से पीछे शिफ्ट कर दो, तो यहां पे G1 G2 बन जाएगा। समिंग एलिमेंट को आप ब्लॉक से पीछे शिफ्ट कर रहे हो। यहां पे देखो क्या आ रहा था,
G3 G4 बाय 1 प्लस G3 G4 H2। फिर यहां पे क्या है, ये आउटपुट आ गया। अब मेरे बच्चों आपने बेसिकली किया क्या यहां पे कि यहां से उठाया आपने टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट आपने यहां से उठाया। अब इसको आप मस्त तरीके से ले गए, आपने जो ऊपर वाला H था ना उसे दो चीजों से डिवाइड किया। पहले तो ब्लॉक के आगे शिफ्ट करने के लिए, ब्लॉक के आगे शिफ्ट करने के लिए आपने क्या किया था, H3 बाय G4 किया था, और इधर वापस आने के लिए G1 से भी डिवाइड करोगे, H3 बाय G4 G1। अब यहां पे क्या होगा, इसको ना पीछे वाले समर में डाल दो। बेसिकली 3 सिग्नल का सम करते, अगेन उसको आपने 2 समर में तोड़ दिया। इससे क्या होगा, लाइफ काफी इजी हो जाएगी। ये देखो, ये आ गया आपका इधर, ठीक है भाई, ये आपका आ गया इधर, और इधर से क्या हो रहा था, इधर से ऐसे नीचे आ रहा था। क्लियर हुआ कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बताओ। आपने जो है ना समिंग एलिमेंट को एक ब्लॉक से पहले शिफ्ट कर दिया है बस। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना हम लोग तो हमें रूल याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये H1, अब देखो अब काफी इजी हो गया ना भाई। ये वाला क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा बेटा, ये तो आपका फीडबैक बन गया, करेक्ट। ये हो गया G1 G2 बाय 1 प्लस G1 G2 H1। फिर यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया कास्केड कनेक्शन। क्या हो गया, कास्केड। तो मैं कहता हूं ओवरऑल मेरा फॉरवर्ड पाथ क्या बन गया, G1 G2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना कास्केड में, 1 प्लस G1 G2 H1 1 प्लस G3 G4 H2, ये बन गया। अब ये आपका आ गया बेटा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, G बाय 1 माइनस, पॉजिटिव फीडबैक में माइनस आता है ना, H3 बाय G4 G1, ठीक है। अब G की जगह आप वैल्यू डालोगे भाई, G की जगह आप वैल्यू डालोगे, इसका डिनोमिनेटर नीचे ले आना। और ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में अगर आते हैं तो चिंता मत करो, इसका दूसरा मेथड होता है जो कल सिखाऊंगा, जिसको कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, वहां से सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा करना पड़ेगा। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन में जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां वो मेथड स्पेसिफाई करके देगा कि भाई इससे ही करो, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका। क्लियर है भाई। तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ये आपके 4 क्वेश्चन बच गए हैं होमवर्क के लिए, और इसके बाद आपका असाइनमेंट है, ठीक है। ये असाइनमेंट भी आप लोग बना लेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे। H3 को G3 के पीछे शिफ्ट कर सकते, कहां पे बेटा, H3 को G3 के यहां पे, अगर यहां भी शिफ्ट कर दोगे सोहम भाई तो भी समिंग एलिमेंट के बीच में तो अड़ ही रहा है ना। यहां पे अगर आ गया तो भी फीडबैक लूप कंप्लीट नहीं हुआ ना मेरे बच्चे, समझ रहे हो। ऐसा ही तो आ रहा था समिंग एलिमेंट के पीछे, रुको यहां पे दिखाता हूं, ये देखो ये वाला टेक ऑफ पॉइंट ऐसे ही तो आ रहा था इस समिंग एलिमेंट के जस्ट बाद। तो इससे फीडबैक पूरा नहीं होता ना कभी भी। अगर आप पीछे शिफ्ट कर भी दिए तो क्या फायदा बताओ, यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आने के बावजूद भी तो आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते ना, इसको इस फीडबैक लूप के बाहर भेजना पड़ेगा, तभी ये कंबाइन हो पाएगा, ठीक है। चलो फिर